अपनापन आता है. आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू आवर कल्चरल लेगेसी, गंगा जमनी तहजीब. और जो आज का जो मुद्दा है, आई थिंक इट्स सो ब्यूटिफुल एंड वी मस्ट एक्नॉलेज our very own, we love, we admire, a man from us, amongst us, Naval Bhai. We acknowledge your presence here. Thank you so much. और जो उनकी किताब है, आई थिंक ये जब शुरुआत हुई थी इस किताब की, जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी ओवर कप ऑफ कॉफ़ी, यहीं बैठ के डिसाइड किया था कि कैसे इसको आगे लेके चलना है, ये मुहिम को आगे कैसे लेकिन जब इन्होंने बताना शुरू किया तो एक्चुअली अचंभव है कि हम लोग को इस शहर में अपने राजाओं का ही नाम नहीं मालूम. मतलब नवाब अपने आप को सब लोग कहते हैं, बट हिंदू राजा भी थे जिन्होंने ऐसी अच्छी चीजें काम किया जिससे एक गंगा जमनी तहजीब, हम लोग बोलते तो हैं बट कभी समझ पाए गंगा जमनी तहजीब क्या है. तो आपकी जब बुक ये जो आई, गुमनाम हिंदू राजा टिकैत राय, और जब हमने उसको पढ़ने की कोशिश की, द कंटेंट, मतलब इट्स एक्चुअली माइंड ब्लोइंग. इतनी चीजें नवाबों के रूल में, हिंदू टेम्पल्स, घाट्स, हनुमानगढ़ी, अवध की हनुमानगढ़ी जो सबसे फेमस है, ये सब हिंदू मुगल रूल के अंदर, नवाबों के रूल के अंदर एक हिंदू राजा ने स्थापित किया. और ये किसी को नहीं मालूम. यहां पर टिकैतगंज में तालाब है, जानते सब लोग हैं, बट बनाया किसने? नो वन नोज. सारे घाट्स, इतने अच्छे बड़े बड़े घाट्स, मतलब मानना पड़ेगा आपको. ये सोच, मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन आपसे, ये सोच कैसे आई आपको? सो वी वेलकम, आइए नवल भाई, प्लीज टेक द सेंटर ऑफ द सीट. सो अ वार्म वेलकम टू, आई थिंक टुडे वी कॉल द फोर्थ pillar of our constitution, the journalists. I think they are all here in full large numbers to support their own very own friend, brother. I think it's great honor to see them in full strength to support you. नवल भाई, आप एक्चुअली लखनऊ की पहचान है, दिल से लोग प्यार करते हैं आपको. नहीं. Along with that, we have two prominent people who will be in conversation with you. We have R.J. Rafat, who is another prominent name. We have Shilpi Sen. Ji, please come on the dais. Two prominent journalists, one on the radio, one on the TV. And I think, Naval bhai, आज आपने जो एक माहौल क्रिएट किया है, which is fabulous. I think आपने सब अपने दोस्त यार सबको यहाँ पकड़ के बिठा लिया है और बोला कि आना ही पड़ेगा आपको. I think ये लव नजर आ रहा है. And but the topic is so important. And we are happy that as a team Universal Booksellers, we have been able to conduct this for you, Naval Bhai. We are honored and privileged. And before we start, I will request my father, Chandra Prakash ji, to please give a bouquet to Naval Bhai. I will request my father to please present a bouquet to Shilpi ji. To Rafat, please. Thank you so much for your presence. I would request, before we start, '84 में मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुझे इनवाइट किया था ब्रिटेन कि वहाँ के बुक इंडस्ट्री से रूबरू हूँ. तो अकेला मैं इंसान था पूरे वर्ल्ड में, मुझे अकेला 1 महीने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया. तो मैं ग्लासगो में टहल रहा था हाई स्ट्रीट पे. तो मुझे वॉशरूम जाना था. तो मैंने एक साहब से पूछा, सर वेयर इज़ द वॉशरूम? तो उन्होंने कहा, जेंटलमैन अक्रॉस द रोड दैट्स द वॉशरूम.
तो मैं वॉशरूम की तरफ चल पड़ा, तो मैंने देखा साइड से एक और बुजुर्ग रोली पोली नाटे से, वो भी बेचारे टमटमाते हुए वो भी सड़क पार कर रहे थे। मैं वॉशरूम पहले पहुंच गया, वो स्विंग डोर था, स्विंग एक तो होता दरवाजा, पूरा स्विंग वाला था, तो मैं पहुंच गया पहले। मैंने देखा ये बुजुर्ग बेचारा 2-4 कदम पीछे टमटमा के तो उधर ही आ रहा है, तो मैंने दरवाजा खोला और खड़ा हो गया 2 मिनट के लिए। वो बेचारा ऐसे करते करते पहुंचा। आई सेड सर आफ्टर यू। मैं कभी भूलता नहीं भाई साहब, मेरे आंखों में आंसू आ गए और आते हैं रोंगटे खड़े होते हैं जब जब मैं बोलता हूँ। वो बेचारे ने इतनी प्यार भरी आंखों से मुझे देखा, और स्कॉटिश वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा जबड़ा टाइट करके बोलते हैं, हम लोग की आदत है हिंदुस्तान में खोल के बोलते हैं पूरा। तो उन्होंने बोला यंग मैन आर यू फ्रॉम लखनऊ? अरे साहब मेरा ढक्कन उड़ गया, मेरा ढक्कन उड़ गया। मैंने कहा माँ ये इसको कैसे पता मैं कहाँ से आऊँ? 84 ग्लासगो, अकेला इंसान, ना किसी को पता मैं कहाँ से आ रहा हूँ। तो हमने इधर देखा उधर देखा, ये कोई इंटेलिजेंस का आदमी है। तो हमने कहा सर हाउ डिड यू नो वेयर आई कम फ्रॉम? ही सेड यंग मैन व्हाट यू डिड कैन ओनली कम फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम लखनऊ। मुझे बताइए दुनिया में कोई ऐसा एक्ट हो जिससे कोई बता दे कि किस शहर को बिलोंग करता है, कोई दूसरा एक्ट नहीं होगा। तो तब मुझे, मैं जवान था, 84 की बात थी, तब मुझे नहीं तो तब मुझे समझ में आया ये लखनऊ है क्या चीज। तो मैं कभी छोड़ता नहीं मौका बताने के लिए। बहुत सारे लोग नहीं जानते लखनऊ है क्या। वो नेचुरल था, हमारा कोई पर्पस नहीं था, ये हमको सिखाया गया बुजुर्गों की इज्जत करना। वो बुजुर्ग था, यंग होता तो शायद हम ना छोड़ते, लेकिन बुजुर्ग था। ये है लखनऊ। तो माफ करिएगा मेरे हस्तक्षेप के लिए। और नवल भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। ओवर टू यू। पहले आप मेरी लखनऊ की रवायत है, पहले आप। चलिए लखनऊ की रवायत है, लेकिन शुरू तो किसी को करना है। तो आप सबको नमस्कार। है दफन मुझ में मेरी कितनी ही पल, है दफन मुझ में मेरे कितने ही पल, ये न पूछ, उजड़ उजड़ के जो बसा वो शहर हूँ मैं। लखनऊ, आदाब, प्रणाम, नमस्कार। और लखनऊ के लोग जो हर बात को अपने दिल में बिल्कुल बसा लेते हैं, उन सबके लिए आज ये प्रोग्राम खास तौर पर जो यहाँ यूनिवर्सल में हो रहा है वो भी बेहद खास है। देखिए वैसे हम सब में थोड़ा थोड़ा लखनऊ है, आप सब इस बात को मानेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लखनऊ को कुछ दिया है, बल्कि बहुत कुछ दिया है। तो सबसे पहले क्योंकि उस कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक नवल कांत सिन्हा जी का नाम जुड़ गया है औपचारिक रूप से, तो नवल जी तो है ही, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन मैं शुक्रिया करूंगी यूनिवर्सल बुक सेलर्स का, क्योंकि पढ़ने की एक परंपरा जो बनाए रखी यूनिवर्सल ने दी है शहर को। क्योंकि जब भी हम में से कई लोग यहाँ से गुजरते हैं तो उनके मन में एक बात ये आती है कि ये किताब ले लें या देखें कौन सी नई किताब आई है। तो ये बात यूनिवर्सल में है, और मुझे लगता है कि सिर्फ चंद्र प्रकाश जी ही नहीं, इस परिवार का एक एक सदस्य इस कोने को सजाता संवारता है, ऐसा लगता है देख करके। दूसरा मैं शुक्रिया करूंगी दिव्यांश पब्लिकेशन का, क्योंकि जिनकी वजह से ये किताब मेरे हाथ में है। प्रकाशक इस किताब के नीरज अरोड़ा, मेरे बहुत पुराने मित्र, और नीरज अरोड़ा जी के पिताजी, यहाँ हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, बहुत सारे लोगों को ना पता हो, कस्तूरी लाल अरोड़ा, जिन्होंने आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर एक छोटे से बुक स्टॉल के रूप में अपने काम की शुरुआत की थी। आज वो दिव्यांश पब्लिकेशन है। तो ये तो बात हुई, लेकिन अब अगर हम बात करें नवल कांत सिन्हा जी की, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, सेटायरिस्ट, और नवल जी और क्या जोड़े? बात हुई थी, आपने मुझे कई चीजें अपने बारे में बताने के लिए कहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कुछ नहीं करता, वो तरह तरह के काम करता है। नहीं, सबसे बड़ी बात, लखनऊ से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले, इसलिए कह रही हूँ कि लखनऊ से तो हम सभी प्यार करते हैं, लेकिन लखनऊ के एक खास अंदाज और अदा कह सकते हैं, एक अंदाज कह सकते हैं, अमा
उसको उन्होंने अपना स्टाइल बनाया है, यानी वो लिखते हैं अम्मा जाने दो कह करके, लेकिन आज हमारे किसी सवाल पर और रफत के भी किसी सवाल पर आप अम्मा जाने दो नहीं कहेंगे, यानी टालेंगे नहीं। ये आप ध्यान तो रखिएगा। लगता है अगल बगल 2 प्रोफेसर बैठे हुए, अंदर डरा हुआ वाइवा देने आया हुआ। तो लखनऊ से बता देती हूँ, ये किताब हाथ में है, इसके बारे में बात करेंगे। पर लखनऊ से मेरा सबसे पहला परिचय, यूं तो मैं लखनऊ में रही हूँ, लेकिन अगर आज हम लोग नाम ले ले स्वर्गीय डॉक्टर योगेश प्रवीण जी का, इतिहासकार और लखनऊ के इंसाइक्लोपीडिया उनको कहा जाता था। आज सर इस किताब को देख रहे होंगे तो मुझे लगता है जहां भी होंगे वहां से ब्लेसिंग्स आपको दे रहे होंगे। उन्होंने सबसे पहला मेरा परिचय कराया। मैं रिपोर्टिंग के सिलसिले में गई थी उनके घर। जो दुपट्टा कॉटन का बहुत साधारण सा मैंने ओढ़ा था, उसको देख करके उन्होंने कहा कि बेटा, वो सबको बेटा कहते थे, बेटा ये जो किशमिशी रंग का दुपट्टा तुमने ओढ़ा है, किशमिशी रंग तुम पर बहुत फब रहा है। अच्छा, इस तरह किसी रंग को किशमिशी रंग कहना ये हमने उतना नहीं सुना था, तो मैं मुस्कुराई। तो उसके बाद उन्होंने किशमिशी, शहतूती, फालसाई, गाजरी, सब्ज, इन सब रंगों के नाम गिनाए और कहा कि अवध में ये परंपरा है कि रंगों को ऐसे ही कहा जाता है। वैसे अवध में हर बात को कहने की एक खास परंपरा है। उसके बाद लखनऊ से परिचय होता गया, दोस्ती होती गई। तो जो मस्ट रीड जो जिसको कहा जाता है लखनऊ नामा और अब्दुल हलीम शरर की गुज़िश्ता लखनऊ, वो भी पढ़ी और बाद के समय में बहुत सारी किताबें पढ़ी। आज ये किताब हमारे हाथ में है, गुमनाम हिंदू राजा टिकैत राय, यानी टिकैत राय के बारे में नवल जी ने लिखा है। और टिकैत राय के बहाने से अवध के इतिहास को, जो टिकैत राय का काम है, उनको जो सोच है उस समय की, जो एक संदूक में हम कह सकते हैं बंद था, उसको निकाल दिया है, जिसकी खुशबू अब हम सब देख रहे हैं हवा में फैल रही है। तो ये भी एक बात है। इसलिए आज हम जो बात करेंगे, हम लोग तो हम और रफत, मेरे साथ रफत हैं, उनका परिचय जरूर कराऊंगी, आप लोग उनको सुनते रहे हैं। और लखनऊ को बहुत खास अंदाज में वो पहचानती भी हैं, बताती भी हैं। और यहाँ पर आने से पहले उन्होंने हमसे ये कहा था कि ये तो परिचर्चा है, मैं इसको फाइटर प्लेन बना करके उड़ाऊंगी, तो ठीक है। तो ये भी एक अंदाज है। वैसे अब जब बातें होंगी राजा टिकैत राय की, तो बहुत सारी बात होगी इस किताब के बारे में। जाहिर है कुछ गुदगुदाने वाली बात होगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जिस पर हम गर्व भी करेंगे, और कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जो चुभने वाले भी हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अवध में भाले चुभा करते थे नवल जी, अपनी सीट की बेटियां बांध लीजिए, क्योंकि सवाल आपसे ही है, एक बहुत बेसिक सा सवाल जैसे लोग पूछते हैं। नवल जी ने हमको बताया था अपने विमोचन में भी, उन्होंने इस बात को कहा था कि नॉस्टैल्जिया जो बचपन का है, नानी का घर, यानी टिकैत राय तालाब, उसकी वजह से ये किताब आपने लिखी। मेरे मन में एक दूसरा सवाल है कि क्या वजह रही, टिकैत राय पर लिखने का ख्याल कैसे आया? क्या सिर्फ नॉस्टैल्जिया, या जो आजकल का एक चलन है कि इतिहास के ऐसे पात्रों को निकाल करके सामने लाने की कोशिश हो रही है जिनका काम लोगों तक नहीं पहुंचा, या दोनों है? नवल जी। थैंक यू शिल्पी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूंगा कि इतने सारे लोग और सब के सब मेरे दोस्त हैं। ऐसी महफिल कभी कभी मिलती है जहाँ पे कुछ भी बोल दो, कोई टेंशन नहीं होगा। जैसे शिल्पी ने इतना अच्छा बोल दिया कि बोलने को कुछ बचा नहीं लखनऊ पे, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है कि सब अपने घर के लोग, अपने साथी हैं, मेरे संग पढ़े हुए, मेरे संग पत्रकारिता करने वाले तमाम लोग यहाँ इकट्ठे। और जहाँ पे आया हूँ तो मुझको ख्याल आया कि एक टीवी पे शो आता है द कपिल शर्मा शो, उसमें जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार जाना अपनी जो है शान समझते हैं, उसी तरह मेरे लिए आज ये शान की विषय है कि किसी भी लेखक के लिए यूनिवर्सल का मंच उपलब्ध होना, ये उसकी बड़ी उपलब्धि होती है। तो थैंक यू चंदन सर, गौरव भाई, आप लोग ने मुझे ये मंच उपलब्ध कराया। आपका सवाल बड़ा बेसिक सा सवाल है, और लेकिन उसका जवाब मैं तो ये कहूँगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि भगवान ने या माँ सरस्वती ने तय कर रखा हो कि राजा टिकैत राय पे किताब लिखने का जिम्मा मेरे आने वाला है। उसकी वजह ये कि जब मैं बोलना भी नहीं जानता हूँ, समझना भी नहीं जानता हूँ, 1.25 महीने बाद माँ निकलती है बच्चे के संग तो मंदिर जाती है, उसके बाद आमतौर पे अपने ननिहाल बच्चों को लेके जाती है। तो टिकैतगंज जो नाम है, टिकैत राय तालाब कॉलोनी, तो
मुझको लगता है कि वो नाम कहीं ना कहीं मेरे मन में गया होगा जब रिक्शे वालों से बात की होगी। मुझको याद है हम लोग पेपर मिल कॉलोनी में रहते थे, और पेपर मिल कॉलोनी से शिप्रा भी बहुत अच्छे ढंग से जानती है, वहां पे एक 2 नंबर की बस चला करती थी। वो बस अमीनाबाद तक जाती थी। अमीनाबाद से गणेश छाप टेम्पो हुआ करता था जो पहले चलता था, बहुत लोग हमारी तरह बुजुर्ग हो रहे होंगे जानते होंगे। तो उस गणेश छाप टेम्पो से वो बुलाकी अड्डा उतारता था, बुलाकी अड्डा से रिक्शा करना पड़ता था टिकैत राय तालाब कॉलोनी जाने के लिए। वो अंतिम जगह होती थी, तब राजाजीपुरम नहीं बचा था। तो वहां से जब थोड़े से बड़े हुए, 10-11 साल के बोलने पालने लायक हुए, तो कभी मामा के संग कभी नानी के संग तालाब घूमने गए, तो पूछते थे भैया ये टिकैत राय कौन थे, तो उन लोग को भी बहुत कुछ पता नहीं, तो कहते कोई बड़े आदमी थे। तो ये चीजें चलती रही, लेकिन जब यूनिवर्सिटी गए तो कहीं एक जगह मुझे रेफरेंस में पता चला कि टिकैत राय कौन थे। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी, और वो उर्दू के बहुत अच्छे जानकार थे। बल्कि वो जो अपने नोट्स लिखते थे तो वो बेसिक उनकी जो मूल जबान थी वो उर्दू थी। तो उन्होंने बहुत सारी किताबों से पढ़ते थे, रेफरेंसेस मुझको बताते थे। उसके बाद हम लोग जब पत्रकारिता में आ गए, शिल्पी तो हमारे संग हिंदुस्तान में लंबे समय रही है, योगेश प्रवीण जी ने बहुत मदद की, बहुत जानकारियां दी, और ये सब आधार बनते गए। और फिर कुछ समय बाद मुझको लगने लगा कि इन पे मुझको किताब लिखनी चाहिए, लेकिन जितना कंटेंट एक किताब को लिखने के लिए होना चाहिए उतना कंटेंट मेरे पास नहीं था। फिर मैं थोड़ा सा उस पर रिसर्च करना शुरू किया, तो धीमे धीमे चीजें मिलती गई, बहुत सारे राइटर्स मिलते गए, बहुत सारे कंटेंट मिलते चले गए, बहुत सारी किंवदंतियों के बारे में पता चला। तो उसको पुस्तक में मैंने समेटना शुरू किया। समस्या मेरे सामने ये जो थी वो ये नीरज अरोड़ा जी बैठे हुए हैं, ये इन्होंने कहा कि मुझको 1 लाख शब्द 90,000 शब्द इतने चाहिए। हम लोग अखबार के लोग हैं, कम से कम लिखने की आदत है कि जितने छोटे छोटे में हो जाए। उसके बाद अखबार के बाद जब टीवी में आ गए तो अखबार में तो 12 पेज का उसको 20 पेज का किया जा सकता है ज्यादा कंटेंट हो। तो टीवी में तो 24 घंटे में 1 सेकंड में नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी समस्याएं थी, लेकिन धीमे धीमे सॉल्व होते गई। नीरज भाई ने बड़ी मदद की, और ये आज किताब आप लोग के सामने है। बिल्कुल, ये किताब हम लोगों के हाथ में है, और बहुत सारी ऐसी बातें, जानकारियां जो नहीं अभी तो आगाज हुआ है ना, बिल्कुल। अभी तो हम सवाल पूछ रहे हैं। अभी हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी जरा इनको परेशान करें और अपने जो चुभते सवाल है उनको तैयार रखिएगा। और अभी काफी कुछ आपने बताया है इस किताब के बारे में, शुरुआत आपकी कैसे क्या हुआ, संबंध कैसे आपका रहा, वो याद है। मेरे मन में एक सवाल है कि हम लोग ज्यादातर टिकैत राय का तालाब बस उसी के आसपास ही गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, इतनी ही जानकारी में, इतने में गोते लगा रहे हैं, लेकिन आपने पूरी की पूरी 200 पन्ने की किताब लिख डाली। क्या बेस रहा है इसका, इसके बारे में थोड़ा बताएं। अभी हमने जिक्र किया योगेश प्रवीण जी का, इसी तरह से डॉक्टर आशीर्वादी लाल बड़े इतिहासकार थे, इसी तरह से हेमंत कुमार, लाला सीताराम, अकबर हैदरी, नदीम हसनैन, करेन चैंसी, जॉर्ज वेलेंशिया, कदबर्ट कॉलिन डेविस, अब्दुल हलीम शरर, के श्रीनिवास संथा, मुंशी राम साहेब तमन्ना, तमाम गजेटियर्स और तमाम जगह टिकैत राय का उल्लेख है। और इतना छोड़िए, उसको भी अगर ये भी नहीं होते तो टिकैत राय का कोई खत्म नहीं कर सकता था। जैसा आपने कहा टिकैत राय तालाब, केवल टिकैत राय तालाब नहीं, उसके आगे एक छोटा तालाब भी है, वो भी टिकैत राय ने बनाया है। वहीं पे शीतला माता का मंदिर है, वो भी टिकैत राय ने बनाया है। वहीं पे राम जानकी मंदिर है, वो भी टिकैत राय ने बनाया है। वहीं से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो नखास का जो इतवार का बाजार रखता है वो टिकैत राय ने शुरू करवाया है। और आगे बढ़ेंगे तो राजा बाजार है, राजा बाजार जो पहले राजा टिकैत राय की बाजार कहलाता था, राजा बाजार हो गया, उन्होंने बनवाया। और आगे बढ़ जाइए तो काकोरी में बहुत खूबसूरत सा पुल है, वो राजा टिकैत राय ने बनवाया है। वहीं पे घाट बना हुआ है बेहटा नदी पे, वो टिकैत राय ने बनवाया है। वहीं पे एक मंदिर है शिव जी का, वो टिकैत राय ने बनवाया है। उससे आगे अगर आप बढ़ेंगी रायबरेली की तरफ तो डलमऊ में जो घाट बने हुए पक्के घाट, वो टिकैत राय ने बनवाए हैं। वहाँ एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। इसके अलावा आप तमाम जगह चलते चले, बिठूर तो बहुत ही धार्मिक जगह है, वहाँ पे जो पक्का घाट सबसे खूबसूरत घाट है वो राजा टिकैत राय ने बनवाया है। वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा शंकर जी का मंदिर है, वो टिकैत राय ने बनवाया है। और इन सबको भी खत्म कीजिए, हम लोग अयोध्या की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का क्रेडिट किसको जाना चाहिए,
तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हिस्से में जाता है। तो हनुमानगढ़ी तो टिकैत राय ने खुद बनवाया था और उसको किले की तरह बनवाया था ताकि उस पर अटैक हो तो उसको झेला जा सके। तो ये तमाम चीजें टिकैत राय की पहचान बताने के लिए काफी। तो काफी वक्त लगा होगा पूरा रिसर्च करना, इतनी सारी, ये फहरिस्त कितनी लंबी है, पूरा खोजबीन करना जबरदस्त। दिन में आपने लिखी है ये किताब? देखिए किताब तो मैं बता रहा था जब स्टूडेंट लाइफ से टिकैत राय पे बातचीत कर रहा था, चर्चा कर रहा था, योगेश प्रवीण जी से भी काफी बात हुई थी, लेकिन सीरियसनेस मुझको तब आई जब कोरोना आया और कोरोना के समय मुझको लगा कि इस पे काम करना चाहिए। तो मैंने उस दौरान टिकैत राय पे पढ़ा बहुत, लेकिन किताब लिखने की नहीं सोची थी। किताब लिखने की ये जो लोकसभा चुनाव आने वाले थे उससे कुछ समय पहले मैंने डिसीजन लिया कि अब लिख ही देना चाहिए। मैं बहुत आलसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, लेकिन जब मैंने उस समय से निर्णय लिया तो फिर ये किताब लिख पाया। तो चुनाव बहुत अच्छा किया आपने। और एक सवाल जो मेरे मन में है, हालांकि मैं ये सवाल बाद में पूछने वाली थी रफत, लेकिन अब क्या करूं, क्योंकि इसका जो टाइटल है वो बार बार मैं देख रही हूँ, गुमनाम हिंदू राजा टिकैत राय। जब हम अवध के नवाबों की बात करते हैं, टिकैत राय का जैसे आपने लिखा है, इसमें मैंने देखा भी, आपने बोला भी विमोचन में कि आसिफउद्दौला के समय में उनके मुख्य कार्य टिकैत राय के रहे हैं। वैसे तो वो कर्मचारी पहले से रहे हैं, लेकिन अवध के नवाबों की जब बात करते हैं हम, तो अवध के नवाब कहते हैं, अवध के मुस्लिम नवाब, अवध के शिया नवाब, ये तो नहीं कहते। पर आपने ये जो किताब लिखी है उनके प्रधानमंत्री की, उसमें हमने गुमनाम हिंदू राजा, हिंदू शब्द लिखने की क्या मजबूरी थी या ये आपने क्या इसकी वजह थी? गुमनाम हिंदू राजा, हिंदू जो आपने लिखा है यहाँ, आप पत्रकार रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, इसलिए मैंने पूछा, ये एक जरूरी सवाल है। तीर लग गया। तीसरा ही सवाल है और पत्रकारों से तो मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल टाइप के सवाल आएंगे और कुछ ना कुछ कड़े सवाल आएंगे, लेकिन रफत से तो मैं एकदम उम्मीद नहीं कर रहा था। ये भी यही तैयार करके बैठी थी। देखिए इसको बहुत सोच विचार करके इसमें हिंदू शब्द यूज किया और इसमें केवल मेरा योगदान नहीं, जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे बात की मैंने, जो मुझको लगता था कि योग्य हैं, और उन्होंने किसी ने भी जो मैंने कारण बताया उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही है, हिंदू शब्द होना चाहिए। और हिंदू की बात इसलिए शुरू हो रही है कि जब भी हम लोग लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ की जो कहानी है वो वाजिद अली शाह से शुरू होती है और वहीं पे खत्म हो जाती है। बहुत ज्यादा बढ़ती है तो आसिफउद्दौला तक जाती है, लेकिन वहां की चर्चा क्या होती है? वहां यहाँ की शायरी की चर्चा होती है, यहाँ के कबाब की चर्चा होती है, यहाँ की तवाइफों की चर्चा होती है। आप सब लोग उमराव जान से मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उमराव जान का नाम नहीं जानता होगा। ठीक, एक कला थी, उसके पास आर्ट थी, उसको जानना भी चाहिए, लेकिन हमको सबसे पहले किसको जानना चाहिए? हमको सबसे पहले जानना चाहिए जो लखनऊ को बनाने वाले गंगा जमुनी तहजीब जो है। गंगा जमुनी तहजीब हम लोग अर्थ जानते हैं कि कौमी एकता की को हम लोग गंगा जमुनी तहजीब करते हैं, खासतौर से हिंदू मुस्लिम एकता की, लेकिन ये शब्द कहाँ से आया ये बहुत लोगों को नहीं पता है। गंगा जमुनी तहजीब शब्द जो है वो अवध से ही गया है, क्योंकि जो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है वो पूरे अवध के इलाके में आता है। अंग्रेजों ने 3 हिस्सों में बांटा था, ऊपरी दोआब, मध्य दोआब और निचली दोआब। निचली दोआब मतलब प्रयागराज। तो ये जो दोआब का क्षेत्र था, यहाँ पे जो ये कहानी शुरू होती है गंगा जमुनी तहजीब की, जो दूसरे नवाब थे, मतलब जो पहले नवाब थे जिनको पहली बार आए जो 1722 में बुरहानुल मुल्क, उसके बाद दूसरे जो नवाब बने सफदरजंग, मंसूर अली सफदरजंग, उनका बेटा बीमार था, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, कई हकीम पाए, इलाज किए, नहीं ठीक हुआ। लास्ट में एक वैद्य आया, वो भी इलाज नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि अब आप जो है बजरंग बली से दुआ कीजिए। तो ये नवाब के लिए लोग चौंके कि बजरंग बली से दुआ कीजिए। अब तक तो जो मुसलमानों की पहचान थी कि वो उन्होंने जो है राम मंदिर भी गिरा दिया था, अयोध्या का पूरा खंडहर बना दिया था, और वो बजरंग बली से दुआ की बात कहां से आ जाएगी। लेकिन नवाब बड़े दिल के थे और गंगा जमुनी तहजीब जो है ना वो वहीं से निकली है। उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी बात है, भगवान को याद करूंगा। और अभय राम जी एक पुजारी होते थे, वो आए, उन्होंने उनको हनुमान जी का प्रसाद दिया और उसके बाद उनके बेटे की तबीयत ठीक हो गई। तो उन्होंने अभय राम जी से कहा कि आपको मैं क्या दे दूं? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझको तो धन की कोई जरूरत ही नहीं, मैं तो जो चीज चाहता हूँ मुझे भगवान ही देगा।
इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे हनुमानगढ़ी के लिए मंदिर बनाने के लिए जमीन दे दीजिए। तो उन्होंने 52 बीघा जमीन दी थी और उसके बाद वहां पे एक छोटा सा मंदिर बना था। इसको कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। और ये तहजीब आगे बढ़े तो अब आप टीवी में आप देखिए, कभी भी नवाब को दिखाना होता है तो एक रूमी गेट दिखाते हैं, उसमें से एक वो शेरवानी पहने हुए एक बहुत मरा हुआ सा बुड्ढा दिखाते हैं और जिसकी वो चोंच जैसी दाढ़ी है। आपके कितने दोस्त हैं जो उस तरह की शेरवानी पहन के घूमते हैं? आपके कितने दोस्त हैं जो केवल अचकन पहन के घूमते हैं? इसलिए हिंदू शब्द जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे ये गंगा जमनी तहजीब केवल नवाबों की वजह से नहीं हो सकती है। यहाँ की 80% आबादी हिंदू थी, उनकी भी जरूरत थी। क्या बात है। और ये आपने बताई, ये तो आप घर की बात होगी, घर के लोग जवाब नहीं देंगे। अवध का वो नवाब जिसका नाम मंगलू था। नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। जी आप बताएं। कि नवाब, शिया नवाब का नाम मंगलू। सर क्या करें आपकी तरफ? जी। देखो, इतना कठिन काम कर रही हूँ, हम लोग रट के याद नहीं रहते। तारीख तो मुझको जब मैं पढ़ता था हिस्ट्री, इसीलिए पढ़ता ही नहीं था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर रटो सवेरे सफा। लेकिन बाई चांस इसका मुझे जवाब मालूम है, मेरी किताब में भी है इसका। सादत अली खां का जो थे उन्हीं का नाम मंगलू था। और चूंकि मंगलवार को पैदा हुए थे और वो आसिफुद्दौला की शुजाउद्दौला की जो दूसरी बेगम है उनके पुत्र थे, तो वो छतर कुबरी उनका बेसिक नाम था। तो उन्होंने अपने बेटे का नाम मंगलू रखा था। और वो माना जाता है कि उन्होंने प्रार्थना की थी बजरंग बली से और तब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रायबरेली में एक डलमऊ के पास एक जगह है, वहां पे एक छोटा सा किला बनवाया था उन्होंने, वहीं पे मंगलू पैदा हुए। जी बिल्कुल सही जवाब। सर को नहीं, आपका। यानी सर को नहीं आलिया कहिए, बेगम। सर ने तो लिखा है। अमीन जी एकदम सही जवाब दिया आपने। जी यहाँ पे लिखा है 42 पेज पे। अभी जी। यही तो पढ़ पाया था, लेकिन कान की चीज पढ़ी तो मैंने रोक दी कि यहीं से पढ़ेंगे दोबारा। ये मिर्जा हैदर बैग के अय्याशों के बारे में। हाँ हाँ, मैं बताऊं क्या उनके बारे में? नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं। कि आपको वो दवाई बड़ा बताओ। डिटेल में बताया है। कि वो दवाई बताऊं आपको? नहीं, नहीं। आपको चाहिए तो नहीं? नहीं, दवाई तो बहुत लोगों को चाहिए होगी, लेकिन आपने उनके बारे में लिखते लिखते जो लिखा ना, मिर्जा उस उम्र गुजर रहा था जिस उम्र शरीर के कल पुरजे। हाँ, अब इसमें पूरा किस्सा ही बता देता हूँ। बैठिए, बहुत अच्छी बात है, पूछ रहे हैं। बताओ, आपने इसको कुछ मसालेदार बनाने के लिए ये शब्दों का इस्तेमाल किया कि ये आपके दिमाग में थे पहले से? देखिए, कोई भी घर से निकलते हैं ना तो कंघी उंघी करके निकलते हैं। और अखबार के जब मैं टीवी में आया तो मुझसे जो विनोद दुआ थे उनसे मैंने कहा सर मैं अचानक अखबार में था, अचानक टीवी में आ गया हूँ। तो कहीं नहीं, कोई संकट नहीं है, तुम जो है कैमरे को अपनी प्रेमिका समझो। तो प्रेमिका के सामने आदमी जितना तैयार होकर जाता है, जितना खूबसूरत बनकर जाता है, जितना मुस्कुरा के बात करता है और जितनी आंखों में आंखें डाल के बात करता है, वैसी बात करोगे तो अच्छा होगा। तो हैदराबाद का किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है। हैदरबैग, ये कहानी इसलिए आई है कि वो आप चैप्टर देखेंगे तो उसमें अय्याशियों पे कहानी है। कि ऐसा नहीं कि अवध में बहुत अच्छा हो रहा था, वहां बहुत सारे अय्याश भी थे और वो सादत अली खां के नीचे ही थे। टिकैत राय से पहले जो यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वजीर हुआ करते थे, वही थे हैदरबैग। हैदरबैग जो अकाल पड़ा, जहां टिकैत राय, आसिफुद्दौला सब लोग लग रहे थे कि लोगों की मदद की जाए, वहां वो ऐसा शख्स था कि वो क्या कर रहा था, चूंकि गरीबी बहुत ज्यादा थी, परेशानी बहुत ज्यादा थी, लोग अपनी बेटियों को बेचने पे मजबूर हो रहे थे और उसका ये शौक था, बुढ़ा हो गया था, लेकिन उसको अपने हरम को दुनिया के सबसे हरम अच्छा बनाने के ये लगन थी कि सबसे बढ़िया हरम बनाएंगे। और वो उसको एक मौके की तरह देख रहा था। उसके जो कारिंदे थे, उसके जो लोग थे, वो जगह जगह से जो लड़कियां बिक रही होती थी, उनको किसी को लौंडी, किसी को कुछ वो अपने बनाता जा रहा था। समस्या ये थी कि उसकी उम्र हो चुकी थी और वो कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। तो उसने अपने जो दवाई वाले होते हैं उनसे कहा कि भाई उसका इलाज बताओ। तो तमाम वैद्य आए, तमाम हकीम आए, उनका कुछ इलाज नहीं हो पा रहा था। अंत में एक हकीम मिला, तो उसने कोई विशेष तरह की घास दी उसको और उस घास को एक दालचीनी का जो ऑयल होता है उसमें कहा कि उसमें रात भर भिगो के रखो
इसको अगले दिन जब भी इस्तेमाल करना हो तो आप खाएंगे तो आप योग्य हो जाएंगे। तो वो योग्य हो थे और उनको अपनी हरा परफॉर्मेंस दिखानी थी सबके सामने, तो वो इस योग्य हो गए थे, लेकिन नादान भी थे। उन्होंने, हकीम साहब ने जो है उनको एक चेतावनी भी दी थी कि आप वो पान से ज्यादा नहीं खाएंगे, और वो परफॉर्मेंस के चक्कर में कई बार खा गए और इसी वजह से उनका देहांत भी हो गया। संतुष्ट हैं आप? इनको दवाई चाहिए, हम समझ गए। मेरा नाम अनूप श्रीवास्तव है, इत्तेफाकन मैं भी एक लेखक हूँ जी। आप राजशाही कुछ आगे चली होगी, तो टिकैत राय जी के बाद उनके वंश का आगे फिर उसमें कुछ उनके पुत्र या कोई और फिर राजा बने, क्या हुआ, और क्या उनके कोई वंशज आज भी हैं? कुछ अगर आपकी जानकारी हो तो। देखिए, इनके सवाल के साथ एक इसलिए जोड़ रही हूँ कि राजा टिकैत राय नृपेंद्र बहादुर आप प्रधानमंत्री बन गए। जो सवाल उन्होंने पूछा है कि इनको ये पदवी कब मिली, और इसीलिए कि उसके बाद जो रहे, जो सवाल है आपका कि उनका क्या हुआ, क्योंकि राजा उनको अगर नृपेंद्र बहादुर अगर उनको फिर जब सादत अली खान, जब इनकी मौत हो गई आसिफुल वाला की, वजीर अली जो उनका बेटा कहलाता था वो 4 महीने का बना। उसके बाद जब सादत अली खान आए तो दोबारा टिकैत राय जो यहाँ के प्रधानमंत्री वजीर बने थे, लेकिन उनके लिए किसी भी चीज का आकर्षण, किसी भी चीज का पैसा किसी रूप में उनको पसंद नहीं था, और उन्होंने जितना भी अपना पैसा था वो दान कर दिया और अपना एक ट्रस्ट बना दिया। उसके बाद वो अयोध्या रहने चले गए थे। जहां तक परिवार की बात है तो यहाँ पे रवि जी बैठे हुए हैं, राय रवि बली, ये मुझसे मिलने आए थे क्योंकि मैं उनके परिवार का सदस्य हूँ, वंशज हूँ। तो आप इनसे बात करेंगे तो और लोगों के बारे में पता चलेगा। थैंक यू। रवि बली जी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बोल सकते। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना राजा टिकैत राय के बारे में हम लोग नहीं बता पाते थे, जिस तरह से आपने बताया, वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड। हमको, मुझे बड़ा अजीब लगता था कई बार जब मुझसे लोग पूछते थे राजा टिकैत राय के बारे में, और मैं बताता था कि हम लोग की लीनियज है उसमें, तो लोग मुझे महेंद्र सिंह टिकैत के साथ जोड़ देते थे कि आप हरियाणा के हैं। मतलब महेंद्र सिंह टिकैत साहब का नाम ज्यादा था, टिकैत राय जी के तालाब के बारे में बताता था, इसे बताता था, लेकिन लोग को पता नहीं लगता था। अनफॉर्चुनेटली, जैसे नवल जी ने बोला, लखनऊ इज मोर नोन फॉर नवाब, और भी कई सारे यहाँ पे जमींदार फैमिलीज रही हैं जो ज्यादा पॉपुलर रही हैं। कुछ बजरंग बली का कृपा रही, लेकिन उसके सिवा कुछ नुकसान भी रहा। हम लोग सिंगल लीनियज में चले, और एक आप लोग को पता ही होगा, सरकार का एक नियम है जमींदारी एबोलिशन एक्ट, उस तहत हम लोग परिवार छोटा होता गया, प्रॉपर्टीज कम होती गई। आज भी मेरा घर टिकैत नगर में, उसको टिकैत नगर ही हम लोग कहते हैं, और हम लोग को कुछ कहा जाता है वहां पे ऐसी, मतलब राजा रानी कहा जाता है, राजा साहब टिकैत नगर। बट हाँ, वो जो बात थी जो शायद एक बड़े परिवार के नाते हम लोग को मिलनी चाहिए थी, ज्यादा पॉपुलैरिटी वो नहीं मिल पाई, लेकिन शायद टिकैत राय साहब का कुछ इनके ऊपर आशीर्वाद रहा होगा। जो बुक लिख दी है, आई एम वेरी श्योर द होल वर्ल्ड विल नो अबाउट हिम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बस इनसे मैंने शिकायत दर्ज भी कराई थी। मैंने कहा मुझको एक बहुत बड़ी शिकायत है कि आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन कम से कम कि शाम इस वक्त अगर यूनिवर्सल बुक सेलर में टिकैत राय साहब बैठे होते तो वो किस देश की सबसे बड़ी समस्या का समाधान, या अवध की कौन सी समस्या का समाधान कर देते, क्योंकि बड़े चतुर, चालाक और दरियादिल इंसान थे। आपकी अपनी सोच के हिसाब से बताइए। देखिए, अगर वो होते समय तो एक काम तो सबसे पहले करते कि जो मुफ्त का राशन बट रहा है उसको बंद करवा देते और कहते कि मेहनत करो और हम आपको उसका पैसा देंगे। क्या बात है, राजस्व में तो माहिर थे वो, राजस्व में। हाँ, राजस्व में उन्होंने काफी काम किया था, और जो आशीर्वादी लाल जी की किताब है उसमें उल्लेख है कि उन्होंने अवध को उस दौर में सबसे अच्छी उसको जमा कहते थे, जो पैसा संग्रह होता था, उसकी व्यवस्था बहुत शानदार ढंग से की थी, और इसका भी ख्याल रखा था कि उस दौर में अकाल पड़ा था तो लोगों को असुविधा ना हो, और साथ ही रेवेन्यू भी बढ़ता रहा, क्योंकि बहुत प्रेशर था, बहुत कर्जा जो है अवध के सूबे पे लदा हुआ था अंग्रेजों का। और दूसरी बात, आसिफुद्दौला के तमाम बड़े बड़े शौक थे, और वो तमाम नई नई इमारतों की मांग भी करते थे। एक आपको किस्सा बताएं कि उन्होंने जो कोलकाता में जो पैलेस बना हुआ है, वो सब एक ही तरह की, वो चाहते थे कि दुनिया की जितनी फेमस इमारतें हैं वो उसकी रेप्लिका लखनऊ में रहे।
तो उन्होंने वो जो अंग्रेजों ने जो बनाई थी इमारत, जो महल बनवाया था, तो उस तरह का वो महल चाह रहे थे कि यहाँ लखनऊ बने, और उस पर वो अडिग हो गए थे कि ये होना ही होना है। उसके बाद पॉलिटिक्स की टिकैत राय ने कि अंग्रेजों को ये समझाया कि भाई आप लोग तो वो इज्जत की बात है, और ये धो देंगे इसमें तो पता नहीं किसको रखेंगे। और उसके बाद अंग्रेजों ने विरोध किया कि नहीं वो इमारत नहीं बन सकती, फिर नहीं बनी, तो इस वजह से पैसा बचा। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातों की जानकारी इसमें मिलेगी किताब में लोगों को। लेकिन एक, क्योंकि टिकैत राय पर आपने किताब लिखी है, लेकिन उस समय के जो अवध के इतिहास के बारे में है, चाहे खान पान हो, संस्कृति हो, वेशभूषा हो, सभी चीज़ों की झलक इसमें मिलेगी। मीर ए बेदिमाग एक चैप्टर है इसमें, अभी हम देख रहे थे, तो मीर का जिक्र तो अवध के इतिहास में बहुत नहीं होता। तो मीर साहब से क्या, किस प्रसंग में आप उनको लेकर के आए इसमें? सीना तमाम चाक है, सारा जिगर है दाग। सीना तमाम चाक है, सारा जिगर है दाग, है मजलिसों में नाम मेरा मीर बेदिमाग। ये खुद मीर का था। और एक इस किताब के बहाने में ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी चर्चा ही नहीं हुई। मीर ऐसे शायर हैं जिसको गालिब को सब लोग जानते हैं, गालिब की चर्चा होती है, और गालिब ने मीर के लिए कहा है कि रेखता के तुम ही नहीं माहिर हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में मीर हुआ करता था। गालिब अपने से बड़ा शायर मीर को मानते थे। वो आदमी लखनऊ में 28 साल रहा और यहीं उसकी मौत हुई, और हमको ये भी नहीं पता है कि मीर की मजार कहाँ है। इस पर मैंने काम करना शुरू किया कि मीर की मजार कहाँ है, तो वहाँ पता चला कि एक भीमा का अखाड़ा हुआ करता था, जो आज की डेट में सिटी स्टेशन का इलाका है, वहाँ भीमा अखाड़ा हुआ करता था, उसी के पास में मीर की मजार रही होगी। और मीर की मजार, फिर जब वहाँ ट्रेन की पटरी बिछने लगी तो मुझको लगता है कि किसी पटरियों के बीच में मीर की मजार रही होगी। उसके बाद वहाँ से भी मजार गायब हो गई। और अब एक सरकार ने किसी जमाने में कुछ लोग साहित्यकार जुटे होंगे, तो उन्होंने सिटी स्टेशन के पास एक चौराहे पे लगा दिया है निशाने मीर करके, और वो रिफाई आम क्लब जो है उसके पास में। तो मीर की बस इतनी से पहचान है। लखनऊ ने उसको कभी इज्जत नहीं दी मीर को। मीर को ना ने इज्जत दी, ना लखनऊ के लोगों ने इज्जत दी। दिल्ली से जब लखनऊ आए तो मीर जब उनको लगा कि यहाँ जाएं, तो उनको लगा कि जैसे दिल्ली में इज्जत मिलती थी मीर को, सब जगह मिलती थी, वही इज्जत लखनऊ में मिलेगी। लेकिन जब महफिल में गए वहां तो मीर से जो है उनको किसी ने पहचाना नहीं। अजीब ढंग का वो कपड़ा पहने हुए थे, मतलब एक पूरा पैर के नीचे तक जो कपड़ा होता है पैरेंट टाइप का, उस तरह का पहने थे। जूता पहने थे, उसकी नोक ऊपर निकली थी, वो कपड़े से टच कर रही थी। कमर में वो एक बेल्ट बांधे हुए थे, एक रेशम का रुमाल लगाए हुए थे। एक तरफ उन्होंने खंजर लगाया हुआ था और एक तरफ तलवार लगाया हुआ था। तो ये लखनऊ के लोगों को ड्रेस ही पसंद नहीं आई, और वहां पे और मीर को किसी ने पहचाना भी नहीं, किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। तो मीर को लगा क्या करें, तो मीर एक शेर लिख के गए थे वहां पे, लेकिन शेर तो वो पढ़ा नहीं। उन्होंने एक दूसरा शेर पढ़ा वहीं तुरंत बना के, मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि क्या, पहले उसका मतलब बता दो जो जो शब्द आप उसमें आएगा। बूदो बाश एक शब्द है, उसका मतलब होता है निवास स्थान। साकिनो मतलब होता है निवासी। आलम मतलब होता है दुनिया। इंतखाब मतलब होता है प्रतिष्ठा। मुंतखब मतलब होता है चयनित। और दयार मतलब होता है जगह। तो उन्होंने लिखा था क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनो। पूरब के साकिनो मतलब यहाँ के लोग, कि क्या बूदो बाश पूछो हो पूरब के साकिनो, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के। उसको फलक ने लूट के बर्बाद कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो मीर का दुर्भाग्य था कि यहाँ उसको इज्जत नहीं मिली। मीर इज्जत के लिए मरते थे। नवाब से जो पहली बार मुलाकात फिक्स हुई, टिकैत राय ने लग के उनके जो लोग थे सालार जंग की मदद ली कि मीर की मुलाकात हो जाए नवाब से। तो जब जिस दिन मुलाकात करने गए तो उनका दुर्भाग्य था कि नवाब उस दिन मुर्गियां लड़ा रहे थे। तो मीर को ये बड़ा खला कि ये मुर्गियां लड़ा रहे हैं, ऐसे तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। खैर
अब उनको वजीफा तो चाहिए था, खैर मिलजुल के चले आए वहां से। और जब भी मीर के संग आसिफुद्दौला बैठने लगे, उनको घर वर सबको दे दिया गया था, लेकिन वो शायरी बैठ के सुनते नहीं थे। जो वो मछली मारने जाते थे तब वो मीर को बुलाते थे कि आओ शायरी सुनाओ। तो एक दिन वो शेर सुना रहे थे और अपना नवाब साहब मछलियां मार रहे थे। तो वो मछलियों, उनका जो तालाब था, तो मछलियों को नथ पहनाई जाती थी, जो नवाब की मछलियां होती थी, उनका भी मेकअप रहता था। कौन पूछ रहा था मेकअप के लिए, तो उनका मेकअप रहता था। तो वो मछलियां मार रहे थे, तो अचानक मीर सुनाते सुनाते रुक गए। तो आसिफुद्दौला ने पलट के दिखा कि आगे सुनाइए। तो कहे कि आपको दाद तो मिल नहीं रही, आपकी तवज्जो तो मिल नहीं रही है। तो कहे कि शेर लायक होगा तो तवज्जो भी मिल जाएगी। तो उसके बाद से मीर ने वहां जाना छोड़ दिया नवाब के पास। लेकिन मीर का वजीफा जब तक टिकैत राय वहां के प्रधानमंत्री के पद पे थे, मीर को उनका वजीफा कभी नहीं रुका। लेकिन हम लखनऊ वाले ने अंत में क्या किया कि वो मीर का ही शेर है कि सराने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तुक रोते रोते सो गया, लेकिन वो गाड़ियों के शोर में फंसा हुआ शिल्पी। बिल्कुल। तो लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा और बाजार नहीं, इसके आंचल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। तो मीर साहब का पता भी लखनऊ की गलियों में और है। इस बात मैं थोड़ा सा इसी को अबीन जी ने ये लिखा है जी। और लखनऊ को इतनी बेहतरीन तरीके से इस शेर के जरिए पहुंचाया है। बस ये मैं पढ़ रही थी आज सुबह सुबह यहाँ आने से पहले थोड़ा, तो उसके आगे मैंने कुछ कंटिन्यू कर दिया। हालांकि ये मैं गुस्ताखी कर रही हूँ, बट वजह है उसकी। तो योगेश प्रवीण साहब ने जो कहा कि लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचा और बाजार नहीं, इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में मोहब्बत फरिश्तों के पते मिलते हैं। इसके आगे बस किताब पढ़ रही थी तो सोचा कि आगे जोड़ दूं कि लखनऊ है तो महज नवाबियत का संसार नहीं, कबाब शबाब और जनाब का यार नहीं, यहाँ के इतिहास में एक राजा टिकैत राय भी थे, जिनके बिना गंगा जमुनी तहजीब की दर दीवार नहीं। बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और इसका श्रेय जाता है नवल का बिल्कुल नवल जी को। लेकिन बहुत नवल खूबसूरत जी लिखा। बहुत रफत आपने बहुत खूबसूरत लिखा है। लेकिन लखनऊ की हम बात कर रहे हैं, अवध की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अयोध्या की बात न करें और टिकैत राय साहब के उस काम की बात न करें तो बात अधूरी रह जाएगी। यानी जो हनुमान गढ़ी उन्होंने बनवाया, ये अपने आप में मेरे ख्याल से ऐसा काम है जो इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन ये काम तो ऐसा है कि हर कोई सोच रहा होगा कि इससे बड़ा क्या काम होगा। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया, जैसा आपने बताया कि किले नुमा उन्होंने बना दिया था इतना बड़ा, और उस समय बहुत प्रभावशाली भी थे। बस मन में एक छोटा सा सवाल है, क्या उनकी नज़र उस वक्त राम मंदिर पर नहीं गई होगी? माफ़ कीजिएगा, सवाल थोड़ा सा अलग है आपकी किताब से, लेकिन हनुमान गढ़ी उन्होंने बनवाया तो क्या राम मंदिर पर नजर गई? आपने जो रिसर्च किया इतने में, क्या कुछ उसमें जिक्र मिलता है उनका वहाँ के संबंध में? देखिए, एक स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो हनुमान का भक्त होगा, वो राम का भक्त क्यों नहीं होगा? अगर किसी के घर में हनुमान जी की मूर्ति होती है तो वहाँ श्री राम की मूर्ति होती है। हर मंदिर में श्री राम की मूर्ति होती है। टिकैत राय को लगा कि जो सुन्नी जिहादी थे वो अटैक बीच बीच में करते रहते थे मंदिरों पे। अब वो उनकी सोच नवाबों से अलग होती थी और वो नवाबों के बस में भी नहीं थे। नवाब सपोर्ट करते थे, कभी नहीं करते थे। तो ऐसी स्थिति में टिकैत राय को लगा कि जो हनुमान गढ़ी की जमीन है वहां पे एक जो मंदिर बने वो किले नुमा बने। तो उन्होंने उसको किले की तरह बनाया, जो 76 सीढ़ी चढ़ के ऊपर मंदिर जाते हैं, और उसकी 4 प्राचीर बनी। और उस समय जब मंदिर बनाया था तो वहां पे तोपें भी गड़वाई थी और 1.5 महीने के राशन की भी व्यवस्था थी और पानी की भी समुचित व्यवस्था थी, ताकि कभी अटैक हो तो उसको झेला जा सके। और 1852 में जिसको कहा जाता है कि राम मंदिर पे अटैक किया था जिहादियों ने, वो राम मंदिर में ही हनुमान गढ़ी पे अटैक हुआ था। और उस अटैक में 72 जो है वो जिहादी वहां मारे गए थे। तो ये उनकी सोच थी। तो जाहिर सी बात है, जितना मैं समझता हूँ, कि उनकी निश्चित रूप से सोच रही होगी कि अयोध्या गुलजार हो। अयोध्या तभी गुलजार हो पाएगा जब उस पर राम मंदिर हो। लेकिन राम मंदिर बनता कैसे? देखिए, उस समय ऑफिशियली राज्य तो मुगलों का ही था, और जो मुगलों का राज है तो जाहिर सी बात है
कि कोई भी अंग्रेज सीधे सीधे क्यों कहते कि मुगलों से दुश्मनी लेते, क्योंकि बाबर तो उन्हीं के वंशज थे। तो जो सबसे पहला उनका सरताज रहा हो, उसकी बनाई हुई तामीर की हुई चीज को वो क्यों तोड़ने देते। और दूसरी बात यह है कि नवाब भी मुस्लिम थे, तो वो कोई मस्जिद बनी हुई है वो कैसे तोड़ने की ज्यादा असंभव है, सोचना इसकी कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। एक रास्ता हो सकता था कि अंग्रेज सपोर्ट कर देते, लेकिन अंग्रेज भी तो अपने स्वार्थ के लिए थे। उनको इस ऐसा करने में फायदा क्या होता है? पूरे देश में जितने भी शासक थे ज्यादातर मुस्लिम थे, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों को भी कोई फायदा नहीं दिख रहा था। तो मुझको लगता है कि वो ये तमन्ना लेते, इसी तमन्ना को लेकर दुनिया से गए। आपको बता दें शिल्पी जी की अभी सवाल भी किसी पीछे से आया था कि उनके जो लोग थे उनका जो पैसा था कहाँ गया, तो उन्होंने अपने एक ट्रस्ट बना के अपना सब पैसा दान कर दिया था। और अंत में वो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी के कहे वो अयोध्या चले गए थे और वहाँ एक पुजारियों की तरह रहते थे और राम मंदिर के पास ही रहते थे। तो ये उनका पूरा डिटेल है। तो यही वजह मूड बनी कि राम मंदिर नहीं बनवा पाए। उनका आखिरी दिन बताया जाता है कि वो वहां पे जो राम मंदिर, जहाँ मस्जिद था उसको मंदिर ही मानते थे और उसके पास ही रहते थे। तो वो मंदिर के पास सवेरे उठे, पूजा पाठ की, और वो शुक्रवार का दिन था। और राजा टिकैत राय आखिरी बार सरयू स्नान और पूजा के लिए निकले थे। घर से निकलना का था उनका ये आखिरी बार सरयू स्नान और पूजा के लिए निकले थे घर से। और इसके उपरांत उस घर से वो कभी नहीं निकले। दिन बीतते गए। 30 मई 1800 की तारीख आई, शुक्रवार का दिन था। मस्जिद में नमाजी इकट्ठा हुए थे। टिकैत राय अपने घर की खिड़की पर बैठे थे। वहीं मस्जिद को अपलक निहारे जा रहे थे। नमाजियों के जाने के बाद उस इलाके में एक शून्य सा सन्नाटा पसर गया। टिकैत राय के घर तो वैसे भी खामोशी थी। आम दिनों की तरह टिकैत राय कुर्सी पे बैठे हुए थे। यहाँ बैठे बैठे ही राजा टिकैत राय की मौत हो गई। कोई वहां था भी नहीं कि जान पाए। जब कमरा उनके नौकर जुगल किशोर आया तो उसने देखा टिकैत राय की मौत हो चुकी है। तो जुगल ने उसके पास जिम्मेदारी सिर्फ इतनी सी थी कि वो हनुमानी गढ़ी के महंत को ये जानकारी दे दे। जुगल ने ये सूचना महंत जी तक पहुंचाई। एक समय सूबे के प्रधानमंत्री रहे राजा टिकैत राय का अंतिम संस्कार खामोशी से हो गया। उनकी अस्थियां उसी सरयू में प्रवाहित कर दी गईं जहां प्रभु राम ने जल समाधि ली थी। सरयू का प्रवाह अब भी वैसे ही अनवरत है। अब वो घर अयोध्या में है कि नहीं किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ, अयोध्या में अब वो राम मंदिर है जिसे मुगलों ने तोड़ दिया था। मंगलवार को यही जन्मे थे राजा टिकैत राय, और मंगलवार को ही अरे ये अपने सादत अली जी पैदा। तो दोनों का काफी अच्छा रिलेशन रहा। और कहीं ना कहीं मुझे ये जो पूरी कहानी आज चल रही है, जो पूरा सिलसिला चल रहा है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, फील आ रहा है। वो हनुमानगढ़ी, वो राम मंदिर, वो मंगलवार को पैदा होना, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राम जी के बजरंगबली शायद उनके अंदर नहीं थे, ऐसा फील आ रहा है। हाँ, लेकिन अभी जो हिंदू वाली बात पूछी थी ना, और वो इसको मैं कंप्लीट कर दूं रफत, कि उन्होंने केवल मंदिर नहीं, मस्जिद भी बहुत सारे बनाई है। टिकैतगंज मस्जिद, हैदरगंज मस्जिद, काकोरी की मस्जिद, मलिहाबाद की मस्जिद, रायबरेली की मस्जिद, दमगढ़ा में जो इलाहाबाद में है वहाँ की मज़ार बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने तमाम मस्जिद भी बनाई है, तमाम इमामबाड़े बनवाए हैं, और तमाम वो अजादारी भी करते थे। तो जिसको कहते हैं कि जो गंगा जमुनी तहजीब है उसकी जीती जागती मिसाल हुआ करते थे राजा टिकैत राय। पूरे विश्व पटल पर लखनऊ को एक अलग पहचान अगर आज के दौर में मिली, या इसका इतिहास इतना अगर स्वर्णिम है, तो उसका श्रेय राजा टिकैत राय को जाता है। और उसका श्रेय कि ये किताब छप गई इस पर, ये भी इतिहास रच गया, नवलकांत जी को श्रेय जाता है इसका। तालियां होनी चाहिए। किसी के मन में और कोई सवाल?
बना समय तब लखनऊ कैपिटल हुआ। हाँ, और उसी समय पावरफुल हुए थे। जब अयोध्या में थे तो बहुत छोटे पद पे थे और उनके पास इतनी ताकत नहीं थी या एक पोजीशन नहीं थी कि वो कोई निर्णय ले सके। ठीक, थैंक यू। मेरा सवाल ये, मेरा एक गुजारिश है दो बातों की। एक तो ये, इसको इंग्लिश में आनी चाहिए किताब ये, क्योंकि हिंदी में एक लिमिटेड सर्कुलेशन होता है। इंग्लिश में आप छापेंगे तो शरण को ऐड ऑन करना पड़ेगा कि ये पार्ट जो मिसिंग। जस्ट आगे जो लेडी बैठी हैं हाँ जी, ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रही वाह है। वाह, ठीक, बहुत बहुत मुबारक। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम श्रद्धा है और ये जानकारी हमें भी अभी मिली। अच्छा अच्छा, तो आई एम हैप्पी एंड आई एम रेडीली आई एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस टॉपिक और इस सब्जेक्ट को अच्छे से आप लोग के सामने लेके आऊँ और इंग्लिश में लेके आऊँ। तो आई एम थैंकफुल एंड थैंक यू सर। इसका एक सेकंड पार्ट है मेरा, मैंने हाँ, बोला अनुराग। था उन्होंने, जी, बोला जी। था उन्होंने, और कहते हैं बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो आज इस महफिल में मेरा एक सजेशन था कि लखनऊ एक बागों की नगरी कहा जाता है, लाल बाग, कैसर बाग, बागों की नगरी थी। क्यों ना हम 2025 में जब 250 साल हों, क्यों ना हम लोग एक प्रपोज करें कि टिकैत राय तालाब उन्होंने उस समय बनाया था जब यहाँ पे फैमन हुआ था, उसकी राहत के लिए। आजकल वाटर टेबल इतना डाउन हो गया है, लखनऊ के रिजर्वायर्स की ज़रूरत है वाटर। इस तरह के अगर तालाब बन जाएं अराउंड लखनऊ, इन अराउंड, तो ये बागों का और तालाबों का शहर बन जाएगा और नाम होगा टिकैत राय तालाब जी का। बहुत बहुत अच्छी बात, आपने बहुत शानदार बात तो कही। यहाँ से अगर आप लोग सब पत्रकार हैं, एक प्रपोजल इसको फ्लोट कर दें, हो ना हो वो एक अलग इशू है। नहीं, That बिल्कुल will be a बिल्कुल, very बहुत अच्छा constructive- सजा और ये प्रयास जरूर किया जाएगा। अब मनीष भाई भी, वो सब लोग साथी बैठे हुए हैं तो वो एग्री भी दिख रहे हैं। को गुमनामी से बाहर निकाल करके आपने हम सबके बीच जिस तरह से पेश किया है, हमें नहीं लगता कि अब उनके नाम के आगे गुमनाम लगना चाहिए। जो छवि आपने इस पुस्तक के जरिए राजा टिकैत राय की हम लोग के सामने रखी है, राजा टिकैत राय सेकुलर शासक, कुशल प्रशासक, नीति नियंता, भाषा, संस्कृति, साहित्य प्रेमी, एक बेस्ट आर्किटेक्चर, तो उनकी जो खूबियां थी उन सब से हम लोग वाकिफ हो चुके हैं। पिछले 5 दशकों में जितना मेरा मतलब जीवन है, 5 दशकों में मैंने लखनऊ में ही इतिहास बदलते देखा है, बहुत सारी इतिहास की निशानियां मिटते देखी हैं। मैं जहाँ पे टिकैत राय तालाब है, टिकैतगंज है, उसी के पड़ोस का रहने वाला, ऐशबाग का रहने वाला हूँ। बचपन से उस इलाके को देखते आया हूँ। पत्रकारिता भी जब आपके साथ शुरू की, 2.5 दशक का साथ आपका भी हमारा भी हो गया। नवल भाई के बारे में एक चीज़ और बता दूं, ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पे तो ये एक्टिव है ही है। अब लब्ध प्रतिष्ठित लेखकों की सूची में भी आपका नाम शुमार हो चुका है। दूसरी पुस्तक जिस हिसाब से सेल हो रही है, इसकी जो नेक्स्ट सीरीज आनी चाहिए, उसमें तो केवल गुमनाम शब्द हट जाना चाहिए, हिंदू राजा टिकैत राय तालाब, टिकैत राय का ही जिक्र होना चाहिए। दूसरी बात, टिकैत राय को लेकर के जो मेरी एक सुझाव था, एलडीए ने पिछले दिनों टिकैत राय तालाब को लीज पे देने का एक टेंडर निकाला है। पिछले विधानसभा सत्र में हमारे साथी विधायक, लखनऊ पश्चिम से विधायक अरमान खान ने इसको मुद्दे को उठाया कि एक ऐतिहासिक धरोहर को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस प्रस्ताव मतलब विधानसभा में चर्चा के बाद एलडीए ने वो अपना टेंडर निरस्त कर दिया। लेकिन पिछले महीने अभी ये फिर जानकारी आई, आपकी जब पुस्तक रिलीज हो रही थी उसी दौरान एलडीए ने दोबारा उसका टेंडर निकाला है, उसको लीज पे दे करके वहाँ पे फूडीज या फूड स्टॉल या जो भी स्टॉल लगाना चाहते हैं हम लोग, मतलब उसका राजस्व के लिए अपने वृद्धि करने के लिए एलडीए ने एक प्रपोजल तैयार किया है। हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपने जिस हिसाब से
राजा टिकैत राय की पर्सनालिटीज हमको रूबरू कराया है, उनकी धरोहरों को भी संरक्षित करने की जिम्मेदारी अब हम लखनऊ वासियों को उठानी चाहिए। एलडीए से इस बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए, सरकार को सुझाव देना चाहिए। राजनाथ सिंह जी उस समय थे, वहां पे भी चर्चा हो सकती थी, समय कम था, उस दिन चर्चा नहीं हो पाई, तो हमने कहा आज मौका है आपसे बातचीत करके ये मुद्दा आपके सामने रखूं, आप भी इसमें प्रयास करें, हम लोग भी लगते हैं। नहीं, हम लोग सब लोग साथ मिलकर प्रयास करेंगे। और केवल टिकैत राय नहीं, बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने लखनऊ के लिए कुछ किया है, उन सब धरोहरों को सुरक्षित एलडीए करने, ने अभी जो इसका संरक्षित टेंडर, करने अभी की टेंडर जिम्मेदारी। इसका कंटिन्यू है, अभी भी लीज पे देने का टेंडर अभी निकला हुआ है, लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये चाहती हूँ आपसे कि अभी हमारी लखनऊ की ये बहुत जो हम लोगों तक ये किताबें पहुंची है, ये इतिहास पहुंचा है, क्या आने वाले समय में हमारे बच्चे स्कूलों में भी पढ़ पाएंगे इस इतिहास को? देखिए, मेरा काम लिखना है और अपनी बातें और जो समाज के लिए जरूरी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाना है। अब ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो राय शुमारी करके इस बात को कहां तक पहुंचा पाती हैं, या मेरी बात किस लायक है कि वो आगे तक पहुंचती है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से केवल टिकैत राय ने, मैंने मीर का भी जिक्र किया है ना, जो हिंदू की बात हो रही तो मीर हिंदू नहीं थे, लेकिन मैंने मीर का भी जिक्र किया है। जो लोग हैं जो कि प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका किसी वजह से, किसी नाराजगी की वजह से, या कि वो सबसे बड़ी प्रोफाइल में थे, उनका नाम छुपा रहे, मुझको लगता है कि वो उचित नहीं है। इतिहास हमेशा, इतिहास तो इतिहास ही होता है, लेकिन समग्र होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उसमें सबके बारे में। बिल्कुल, हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जनरेशन दर जनरेशन हम लोगों ने जो पढ़ा है, मुस्लिम राजाओं के बारे में हम लोगों ने ज्यादातर पढ़ा है। बस यही जानना चाह रहे थे कि क्या आने वाले समय में हमारे पीढ़ियां जो है हिंदू राजाओं के बारे में जानेंगी? ये तो हमारे इतिहासकारों पर निर्भर है। मैं तो इतिहासकार हूं भी नहीं, मैंने लिखा भी कि मैं पत्रकार के तौर पे लिख रहा हूं। देखिए, अकबर और हेमू की लड़ाई हुई थी, लेकिन अकबर के बारे में हम जानते हैं, हेमू के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये तो हमारे इतिहासकारों को सोचना है कि वो इतिहास को कहाँ लिए जा रहे हैं। और ये जो वर्तमान सरकार है, 10 साल से है, कह रही थी बहुत काम करेंगे, आते ही 10 साल बीत गए और कुछ किया नहीं, तो उसको लगता है सरकार खेल रहे हैं। थैंक यू। किसी और को कोई सवाल पूछना है क्या? आप अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जिक्र हो रहा था अयाशियों के बारे में। तो अयाश तो हिंदू राजा भी थे, अंग्रेज भी थे, मुस्लिम भी थे, तो मुस्लिम ज्यादा बदनाम क्यों है? एक्चुअली मुझे लगता है कि ये वो शब्द उर्दू है, अयाश बनना। सेकेंडली वन मोर क्वेश्चन, सेकेंडली वन मॉन्यूमेंट्स बनाए, रेलवे स्टेशन बनाए, चर्च बनाए, सब कुछ बनाए, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि वो हम लोग को लूट के चले गए। देखिए, ये बड़ा वाइडर टॉपिक है, इस पर इसके लिए एक बार अलग से बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप एक अलग बात उठा रहे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये बात सही है कि इस देश को एक करने में अंग्रेजों का बड़ा योगदान है, लेकिन कह दें कुछ लोग बुरा मान जाएंगे कि अंग्रेजों का बड़ा योगदान है, और जितनी रेलवे लाइन बिछी है वो अंग्रेजों के समय बिछी है, सबसे ज्यादा पुल अंग्रेजों के समय में। लेकिन गुलामी से दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पास खाने को कुछ नहीं रहे, लेकिन आजादी रहे, मेरे लिए वो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जब भी राजा महाराजा नवाब, चाहे जो भी दौर रहा हो, हिंदू राजा मुस्लिम नवाब, कोई भी दौर रहा हो, उस वक्त दरबारी कवि, दरबारी लेखक जो भी हुआ करते थे, वो वही लिखा करते थे जो उनके राजा को पसंद आए या उनकी एक इमेज क्रिएट करे, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी भाग्य नवलकांत सिन्हा सर जैसे लेखक भी हैं जो कि बिल्कुल अनबायस्ड किताब लेकर आए हैं, इसमें हर एक का जिक्र है। और किताब जिसने नहीं पढ़ी है, रफत आपसे कहेगी कि जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें हर एक एंगल को टच किया है। कहीं से भी कोई धार्मिक किताब नहीं है, ये हर एक एंगल को टच किया है। बिल्कुल, अगर आपको लखनऊ से प्यार है, आप लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ आपके दिल में है, तो इस किताब को जरूर पढ़िए और पढ़ के नवल जी को बताइएगा भी कि इसमें क्या आपको अच्छा लगा। तो उनको ज़रूर, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगेगा। और इतिहास और समुद्र में देखिए एक समानता है, समुद्र मंथन से रत्न निकले, लेकिन इतिहास ऐसा समुद्र है जिसमें जब भी आप उसमें मंथन करते हैं तो कुछ ना कुछ रत्न ज़रूर निकलता है। ऐसे ही एक रत्न है
टिकैत राय गुमनाम हिंदू राजा, जो अब नवलकांत सिन्हा जी निकाल करके लाए हैं। तो इस किताब को जो उन्होंने बहुत मेहनत से बहुत सारे रेफरेंसेस को देख करके, समझ करके, साक्ष्यों को लेकर के लिखा है, वो ज़रूर देखिए। और कुछ लोगों के मन में जो सवाल था, बिल्कुल वर्षा जी पूछ रही थी, आगे हम लोग ज़रूर ये उम्मीद करेंगे कि ये इस तरह के राजाओं के बारे में भी सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। ये एक उम्मीद है, लेकिन लखनऊ की इस खूबसूरत शाम से ये उम्मीद शुरू हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आप सबने बहुत धैर्य से सुना हम लोगों को, नवल जी से बहुत सारी बातें, नई बातें पता चली, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से चंद्र प्रकाश सर, यूनिवर्सल बुक सेलर्स, नीरज अरोड़ा जी और नवलकांत सिन्हा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग इस तरह की और बातें बहुत सारी करेंगे जब नवल जी दूसरी किताब लेकर के आएंगे। अभी सर ने आइडिया दिया तो उसके लिए बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग व्यस्त समय से निकल के आए और ये मेरी बात सुनी और हमारी बात का हिस्सा बने। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।